The Phantom's Tale presented। हम साथ साथ 5वीं मंजिल की आखिरी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हमने कभी अटारी तक जाने का रास्ता नहीं बनाया था। शायद यही वजह थी कि मुझे हमारी बचपन की योजना अधूरी लगती थी। बरसों पहले अपने माता पिता के अपार्टमेंट में बैठकर हमने तय किया था कि 5वीं मंजिल का पहेली वाला कमरा 5वीं पहेली हल करने वाले को सीधे अटारी तक ले जाएगा। अटारी हमारे लिए एक खजाने का कमरा भी थी और एक अटारी भी। हमने बचपन में तय किया था कि वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। शायद इसीलिए अगर हमें कभी इस घर का सामना करना पड़ता तो वो मुश्किल रास्ता हमारी दोस्त शैलजा को वापस लाने में मदद करता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमने बचपन में यह बात कभी खुलकर कही थी। अब तक जो देखा था उससे यही मान सकते थे कि यह घर पहेली वाले कमरे से अटारी तक पहुंचने का तरीका हमें खुद ही बताएगा। लेकिन अटारी तक पहुंचने से पहले 5वीं मंजिल का बाकी हिस्सा पार करना ज़रूरी था। जब तक हम सीढ़ियों से बरामदे में पहुंचे, प्रतीक की चाल थोड़ी सुधर गई थी। हमें तो लगता था कि बस टक ना मुड़ा है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था दर्द उतना ही, या शायद उससे भी ज्यादा है। बरामदे की दीवारों पर फोटो जैसी दिखने वाली पेंटिंग्स की एक लंबी कतार थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने असली तस्वीरें खींचकर बड़ा कर दिया हो। सुनहरे चमकदार फ्रेम, लेकिन उनके अंदर की चीजें अजीब और असहज करने वाली। इन तस्वीरों में घर के सामने बरामदे पर रखे गुड़िया के सिर वाले गमले थे। एक तस्वीर में गुड़िया का सिर शरीर से अलग किया जा रहा था, फिर उसे आरी से चीरा जा रहा था, फिर उसके अंदर असली दिमाग रखा जा रहा था और बाकी जगह मिट्टी से भरी जा रही थी। आखिरी तस्वीरों में एक मरा या मरता हुआ पौधा, टमाटर के पौधे जैसा, उस सिर में लगाया गया था और एक सूखा सिकुड़ा हुआ दिल उस पौधे की टहनी से रस्सी के सहारे लटक रहा था, जैसे वह कोई अजीब अस्थाई फल हो। इन सब में जो भी यह कर रहा था उसके हाथ कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देते थे। वो दिमाग और दिल। प्रतीक बोला, ये हमारा बनाया नहीं है। हाँ, गोपाल ने कहा, और ये कितना असली लगता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं। बचपन में मैं भी स्केच बनाता था, लेकिन इतनी एक्यूरेसी किसी के बस की नहीं। ऐसा लगता है जैसे सचमुच उन गमलों की तस्वीरें खींची गई हों, ज्योतिका ने कहा, और फिर थोड़ी छेड़छाड़ की गई हो। मेरा मुंह सूख गया था। मैंने प्रतीक की पानी की बोतल से एक घूंट लिया। खैर, मैंने कहा, शैलजा को गुड़ियाएं बहुत पसंद थीं, और जितनी डरावनी हो उतना अच्छा। दूसरे बरामदों की तरह यहाँ भी मुझे लगता है कि हमने ये सब चीज़ें घर में आने वालों को आगे के नज़ारों के लिए तैयार करने के मकसद से रखी थीं। हमें पता था कि 5वीं मंजिल पर जो कुछ भी होगा वह लगभग पूरा शैलजा का ही होगा। बाकी मंजिलें हम हमेशा अलग रखते थे, पहेली वाले कमरे को छोड़कर। लेकिन उसके गायब होने के बाद हमने उसके ज़्यादातर आइडियाज़ 5वीं मंजिल पर, अटारी के नीचे वाली सबसे ऊंची मंजिल पर रख दिए थे। हमने यह उसके सम्मान में किया था। वैसे कुछ मंजिलों पर पुतलों का आइडिया शुरू से ही उसी का था। वह हमेशा हंसकर कहती थी, पुतले क्या होते हैं, बस बड़ी गुड़िया। अगला कमरा शैलजा के सबसे डरावने गुड़िया वाले आइडियाज से भरा था। अलमारियों पर गुड़ियां सिर घुमाए बैठी थीं। कुछ को जोड़कर मीनारें और पिरामिड बनाए गए थे। बिखरे हुए टूटे फूटे फर्नीचर में इतनी गुड़ियां और उनके अंग भरे थे कि समझना मुश्किल था
कहाँ फर्नीचर खत्म होता है और कहाँ गुड़िया शुरू। कुछ गुड़िया के सिर कटोरे, फूलदान और ढक्कन की तरह इस्तेमाल किए गए थे। उनके अंग फर्श पर अजीब रहस्यमयी पैटर्न में बिखरे थे। अगला बेडरूम भी वैसा ही था, लेकिन उसमें एक और चीज थी, एक इंसानी कंकाल। मैं लगभग गिर ही पड़ा और प्रतीक को भी अपने साथ खींच लिया। उस वक्त गोपाल और मैं प्रतीक के चोटिल पैर को बारी बारी से सहारा दे रहे थे। उस कंकाल की खोपड़ी की जगह एक गुड़िया का सिर लगा था। कुछ सेकंड लगे यह याद करने में कि यह शैलजा और गोपाल का बचपन का आइडिया था, लेकिन जैसे ही याद आया डर और बढ़ गया। बचपन में हमने गोपाल की स्केचबुक में कभी रंग नहीं भरे थे। ये रंग तो घर ने खुद जोड़े थे, और अब हम समझ चुके थे कि घर को बारीकियां भरने का शौक है, वो भी नाटकीय अंदाज में। कंकाल पर लगी गुड़िया की आंखें हरी थीं, बाल सुनहरे, बिल्कुल शैलजा जैसे। ये तो बस हमें परेशान करने के लिए है, मैंने कहा। ऐसे प्रतीक, तुम्हारा मृत भार वाला मजाक काम आ रहा है। अगर हम तुम्हें सहारा ना दे रहे होते तो उस कंकाल को देखकर मैं जरूर लड़खड़ा जाता। हाँ, ज्योतिका ने कहा। उसके ठीक सामने कोई जाल होना चाहिए, कंकाल और दरवाजे के बीच। और फिर कुछ गुड़ियां हमारे पास से गुजर गईं। मेरा दिल जैसे पसलियों से बाहर कूदने को था। नुकीली हड्डियां तेजी से उड़ती हुई गुजरीं, हमसे 1 फुट से भी कम दूरी पर। वे दीवार के किसी छुपे हिस्से से ऐसे निकलीं जैसे कोई भाले फेंक रहा हो। गोपाल पास आ गया, जबकि हम तीनों प्रतीक को थामे हुए खुद को संभाल रहे थे। तुम्हें हर तरह के जाल लगाने होंगे, गोपाल ने कहा। जाने की खोज हो या भूतिया घर में घूमना, फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो, ज्योतिका ने कहा। हाँ, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ये सब खत्म हो और हम यहां से निकल रहे हों, तब भी मुझसे यही कहना। गोपाल सही कह रहा था। बाकी पजल रूम में तो गुप्त रास्ते थे जो सीधे एंट रूम और सीढ़ियों तक ले जाते थे, लेकिन इस बार शायद हालात अलग थे। शायद हमें अटारी तक जाना था और फिर नीचे लौटना था। अगर हम जिंदा बचे तो मुझे यकीन था कि अभी अभी हमने जिस जाल से बचकर निकला उसमें गोपाल ने जानबूझकर कुछ गुड़िया फेंक दी थी। मेरे दिमाग में बार बार वो ख्याल आ रहा था, किसी और की नुकीली हड्डियां मेरे अपने शरीर से बाहर निकली हुई। अगला कमरा और भी बदतर था। दरवाजा खुलते ही सड़न की बदबू ने हमें घेर लिया। यह एक शानदार बेडरूम था। आलीशान नाइट स्टैंड, शीशे वाला ड्रेसर और छतरीदार कैनोपी बेड। दीवारों और अलमारियों पर घुड़सवारी का सामान सजा था। पुराना राइडिंग क्रॉप, चमड़े का हेलमेट। शैलजा को घोड़े बेहद पसंद थे। जब मैं सोचता था कि उसके साथ क्या हुआ, तो अक्सर कल्पना करता था कि वह अपार्टमेंट की तंग गलियों से निकलकर किसी खुली जगह पर पेशेवर घुड़सवार बन गई होगी, या फिर किसी सर्कस में घोड़ों के साथ करतब दिखा रही होगी। उसके घर में पैसे भले कम थे, लेकिन एक बार उसके माता पिता हमें एक खेत में घुड़सवारी कराने ले गए थे। मज़ेदार था और डरावना भी। मुझे तो लगा था कि मैं घोड़े से गिर ही जाऊंगा, लेकिन शैलजा ने हंसते हंसते मेरा डर दूर कर दिया था। वह तब 11 साल की थी। उसके 12वें जन्मदिन तक वह जा चुकी थी। मैं कमरे के पार जाकर दूसरे दरवाजे को आजमाने लगा। हाँ, मैंने कहा, यह बंद है। हम जानते थे कि आगे क्या होगा, कम से कम शैलजा और गोपाल की पुरानी योजनाओं के हिसाब से। छतरीदार बिस्तर पर कुछ रखा होगा जिससे गुजरे बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
हमने पर्दा हटाया। बिस्तर पर एक गेंडा या शायद घोड़े जैसा या फिर यूनिकॉर्न जैसा कुछ पड़ा था। उसका सींग टूटा हुआ था और चेहरे का आधा हिस्सा हड्डी तक उखड़ा हुआ। मक्खियां और कीड़े उसकी देह और खुले मांस पर रेंग रहे थे। सब ठीक है, प्रतीक ने कहा। वह अब खुद खड़ा था, बिना हमारे सहारे के। हालांकि मैं देख सकता था कि इस कोशिश से वह कांप रहा था। यह मर चुका है, उसने कहा। उसकी गंदी उलझी अयाल यानी गर्दन पर के लंबे बाल में अजीब चीजें फंसी थीं। मन के रत्न जड़े गहने, लताओं से बने छोटे प्रतीक और एक चांदी की चाबी जंजीर से बंधी हुई। वही चाबी जिसकी हमें जरूरत थी। बस किसी को हाथ बढ़ाकर जंजीर खोलनी थी। ज्योतिका और गोपाल प्रतीक के पास थे तो मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गहरी सांस ली, लेकिन नाक से नहीं। खुद को संभाला और सोचा, सीधे खींच लूंगा। अयाल इतनी उलझी थी कि शायद चाबी के साथ बाल भी निकल आते। तभी उस बड़े घोड़े की एक आंख खुल गई। हम सब कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन तभी सड़ा हुआ यूनिकॉर्न का शव बिस्तर से उठकर बैठ गया। जिस जगह वह लेटा था वहां बाल और मांस के टुकड़े चिपके थे, जिससे उसके शरीर का आकार बन रहा था। वह अचानक हमारी ओर दौड़ पड़ा और हमें कमरे के कोने में घेर लिया। उसके अगले खुर हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और उसके हरे भरे दांत हमारे चेहरों से बस कुछ इंच दूर काटने की कोशिश कर रहे थे। उसका टूटा हुआ सींग पूरा न होने के बावजूद बेहद खतरनाक था। बस मौत थोड़ी धीमी हो सकती थी। हम में से किसी को भागकर उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि बाकी लोग चाबी ले सकें, ज्योतिका ने कहा। हम भाग नहीं सकते, मैंने कहा। नियम नंबर 4, अगर दोनों, ये जीव और वह दूसरी चीज, एक साथ हमारा पीछा करने लगे तो हम फंस जाएंगे। अगर कुछ नहीं किया तो हम वैसे भी मर जाएंगे, प्रतीक ने कहा। फिर उसने यूनिकॉर्न पर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चोट के कारण वह अपने पैर नहीं पटक पा रहा था, लेकिन शायद वह उसे डराना चाहता था। जैसे ही यूनिकॉर्न का खुर प्रतीक की छाती पर लगा, मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी है। हम अभी दीवार के पास थे जहां प्रतीक खड़ा था, लेकिन अगले ही पल प्रतीक का शरीर जमीन पर गिर गया। प्रतीक, ज्योतिका चीखी। वह मुंह के बल रेंग रहा था, गोल घेरा बनाते हुए, और झटके खा रहा था। मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा, गोपाल चिल्लाया। मानो उसकी बात समझ गया हो, यूनिकॉर्न ने अपना टूटा हुआ सींग गोपाल के चेहरे की तरफ तान दिया और हमला कर दिया। ज्योतिका ने झट से गोपाल को खींचकर रास्ते से हटा दिया। यूनिकॉर्न दीवार से ऐसे टकराया जैसे कोई भेड़ पेड़ के तने से टकराती है। फिर वह पीछे हटकर दोबारा हमला करने की तैयारी करने लगा। बदबू और तेज हो गई थी। उसके शरीर से और भी मांस, बाल, कीड़े और दूसरी चीजें गिर रही थीं। उसकी एक आंख तो लगभग बाहर निकलने वाली थी। शायद अगर हम लगातार उससे बचते रहें तो वह खुद बिखर जाता, या फिर वह तब तक चलता रहेगा जब तक हम मारे न जाएं। उसे देखकर मुझे एक बार फिर घोड़ों की याद आई, और शैलजा की भी। मैंने उस खेत में एक पगडंडी पर उसके घोड़े के पीछे अपने घोड़े पर सवारी की थी। मेरी काठी ढीली लग रही थी और मुझे यकीन था कि मैं किसी भी पल गिर जाऊंगा। ऊपर नीचे की तेज गति मुझे एक साथ खींच भी रही थी और धक्का भी दे रही थी। घोड़ों के खुरों की आवाज के बीच मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया था,
हमारे वयस्क गाइड हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी शैलजा अपने घोड़े को घुमाकर मेरे पास वापस आई। उसने मेरी लगाम पकड़ ली और मेरे घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा है और मैं अब सवारी नहीं करना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं। उसने कहा, यह घोड़ा नहीं चाहता कि तुम गिरो, वो नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। शांत रहो, इसके साथ काम करो, इसके खिलाफ नहीं। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें गिरने से बचाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा डर कम हो गया और फिर मैं उस दिन की सवारी का मजा ले सका। यह सोचते सोचते मुझे वो समय याद आ गया जब शैलजा ने हमारे घर के डिजाइन में यूनिकॉर्न जोड़ा था। वह इसमें असली घोड़ा नहीं चाहती थी, न डरावना न खतरनाक, लेकिन गोपाल इस बात पर अड़ा था कि घर में कुछ डर पैदा करने वाला होना चाहिए। जितना शैलजा मना करती वह उतना ही जिद करता। आखिरकार शैलजा ने समझौता किया। घोड़ा नहीं बल्कि उसका पौराणिक रूप यूनिकॉर्न। लेकिन अगर यह ज़ॉम्बी यूनिकॉर्न सच में शैलजा की सोच के मुताबिक था तो शायद हम ही इसे सही तरह से नहीं समझ रहे थे। मैंने खुद को जितना हो सके शांत किया, जो उस समय आसान नहीं था, और यूनिकॉर्न की ओर बढ़ा। वह फिर हमला करने वाला था, लेकिन मेरी तरफ बढ़ते हुए उसकी चाल धीमी हो गई, जैसे वह उलझन में पड़ गया हो। ज्योतिका और गोपाल घबराकर चिल्लाने लगे। मैंने यूनिकॉर्न पर से नजर हटाए बिना कहा, मैं शैलजा की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन शायद वह कहती कि यूनिकॉर्न हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे खुद चोट लगी है। हमें उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। यूनिकॉर्न मेरी तरफ झपटा, फिर रुक गया। उसने मेरी हथेली को सूंघा। गहरी सांस लेते हुए मैं उसकी सड़ती खोपड़ी पर हाथ फेरने लगा। मेरी उंगलियों में बाल और गली सड़ी चीजें अटक गईं, लेकिन इसी दौरान मैंने चाबी निकाल ली। गोपाल और ज्योतिका ने प्रतीक को संभाला, जिसकी सांसें तेज थीं और जिसे लग रहा था जैसे उसकी छाती पर हथौड़ा मारा गया हो। हम सबने मिलकर यूनिकॉर्न को सहलाया, प्रतीक ने भी, जबकि उसे सहारा चाहिए था। हैरानी की बात थी कि वह जल्दी संभल गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, उसकी फिटनेस का राज जो भी हो, मुझे भी अपनाना चाहिए। आखिर दीवार से टकराना, ढलान से गिरना और मरे हुए यूनिकॉर्न की लात खाना आसान नहीं। जब हमने दूसरे कमरे का ताला खोला तो यूनिकॉर्न भी हमारे पीछे आने की कोशिश करने लगा, जैसे अब वह हमारा पालतू ज़ॉम्बी यूनिकॉर्न बनना चाहता हो। ज्योतिका ने कहा, शैलजा को तुम पर गर्व होता। मुझे लगा इस बात से गोपाल को थोड़ी जलन हुई। वह चुप तो रहा, लेकिन मैं समझ सकता था। अंदर से चाबी नहीं निकल रही थी, इसलिए हमने दरवाज़ा बंद करके उसे वहीं छोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, पहले से ज़्यादा तेज़ क्लिक की आवाज़ आई और फिर हमने दूसरी तरफ से यूनिकॉर्न के दरवाजे पर खुर मारने की आवाज़ सुनी। इस बार सामने गलियारा नहीं, बल्कि एक रेलवे ट्रैक था। ट्रैक पर एक छोटी गाड़ी खड़ी थी और उसके ऊपर प्लास्टिक का एक बेढंगा भूत लटक रहा था। वो बिल्कुल बच्चों वाले कार्टून भूत जैसा था। एक सफ़ेद चादर, 2 गोल आंखें और एक गोल मुंह। उसके सिर पर गोल टोपी थी और तहदार हाथ जैसी आकृति में एक बेंत पकड़ी हुई थी। भूत पर हल्की सी नीली रोशनी चमकी और एक घटिया सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सवारी के लिए तैयार हो जाओ। इतने करीब, लेकिन अगर तुम मर गए तो बहुत दूर। मौत एक लंबी यात्रा है। और हाँ, अपने हाथ, पैर और सिर हमेशा अपने शरीर पर ही रखें। इसके बाद एक भद्दी सी नकली हंसी सुनाई दी, डरावनी से ज्यादा हास्यास्पद।
हम अपने डिज़ाइन से जानते थे कि यह सब जानबूझकर था। पहले यात्रियों को मूर्खतापूर्ण और हल्का माहौल देना, ताकि आगे आने वाला हिस्सा अचानक ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक लगे। बचपन में हम यही सोचकर इन्हें जितना हो सके डरावना बनाते थे। और यह तो 5वीं मंजिल थी, यानी सबसे कठिन। गाड़ी में एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता था। शायद 2 बच्चे आ सकते थे, लेकिन अब हम बच्चे नहीं थे। ट्रैक बहुत लंबा नहीं था, लगभग उतना ही जितना नीचे वाले गलियारे, लेकिन गाड़ी धीरे चलने वाली थी। और अगर कोई गाड़ी पर बैठने के बजाय पैदल चलने की कोशिश करता तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि ब्लेड तेज़ और बेतरतीब घूमने लगते। यही इसका डिज़ाइन था। गाड़ी के अंदर छोटे छोटे ब्लेड थे जो साही यानी पोर्क्यूपाइन के कांटों जैसे बाहर निकले थे, ताकि यात्री खड़े रहें। दीवारों में बड़े बड़े पेंडुलम जैसे ब्लेड थे जो आगे पीछे झूलते थे और आपको नीचे झुकने पर मजबूर करते थे। गलत समय पर खड़े होने या झुकने की कोशिश का मतलब था सीधा चोट खाना। ब्लेड का एक पैटर्न था। ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं 2, 3 और 5 के सेकंड के अंतराल पर चलते थे। अगर पैटर्न समझ आ जाए तो आप सही समय का इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि हर बार पैटर्न बदल जाता था। गोपाल ने पहले जाने की पेशकश की। शुरुआत में ही एक छोटे ब्लेड ने उसके मोजे में हल्की सी कट लगा दी, जिससे हम सब घबरा गए, क्योंकि अभी उसे काफ़ी दूरी तय करनी थी। लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते वह कूदकर बाहर निकला और चिल्लाया कि वह ठीक है। शायद उसका पैटर्न कुछ ऐसा रहा होगा। छोटे ब्लेड से 2 सेकंड पहले, बड़े ब्लेड से 5 सेकंड पहले निकलना, फिर वही क्रम दोहराना। जैसे ही गोपाल बाहर कूदा, गाड़ी वापस हमारी ओर आने लगी। ज्योतिका बाल बाल बची, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। मुझे अब भी लगता है कि ज़्यादातर दिनों में हम चारों में से उसका संतुलन और फुर्ती सबसे अच्छी थी। मैंने प्रतीक के जाने का इंतज़ार किया, क्योंकि मैं पीछे से देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करना चाहता था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता उसी की थी। अजीब बात थी कि जैसे किसी ने उसे अचानक ऊर्जा दे दी हो। वह हम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जबकि उसके टखने में मोच आ गई थी। हमें उम्मीद थी कि बस उसकी छाती पर हल्की चोट लगेगी, लेकिन ये वैसा नहीं था। हर बार खड़े होते समय प्रतीक चिल्लाता और बीच बीच में घुरघुराहट सी करता। बाद में जब मैंने उसे देखा तो उसकी नाक से पानी बह रहा था, आंखें धुंधली थीं और वह पसीने से तर था। जहां तक मेरी बात है, मुझे भी शुरुआत में गोपाल जैसी चोट लगी। गाड़ी के कांटों ने मेरी जीन्स के आर पार पिंडली के पास काट दिया जब मैं खड़ा हो रहा था। अगर मैंने शॉर्ट्स पहने होते तो चोट और भी गहरी होती। हालांकि जब काट के पहले ब्लेड हटे तो मैं झुककर पेंडुलम ब्लेड के सेकंड गिनने और उनका पैटर्न समझने में कामयाब रहा। तब मुझे अपने क्रम का अच्छा अंदाज़ा हो गया। जब हम सब तैयार हो गए तो हमने एक दूसरे के खरोंच देखे। गोपाल और मेरी चोटें इतनी गहरी नहीं थीं कि टांके लगाने पड़े, तो हमने जश्न मनाया और खुद को थोड़ा आराम दिया। प्रतीक ने मजाक किया, या शायद आधा सच बोला, कि हो सकता है वह बाद में अंदरूनी चोटों से गिरकर मर जाए, लेकिन वह तब तक खुद को संभाले रखेगा जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता। घर ने अब तक हमारे सामने लगभग हर खतरा डाल दिया था और हम बच निकले थे। हमें लगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये कुछ और बार कर सकते हैं। हम पहले से कहीं ज़्यादा तैयार थे इसे अंत तक देखने के लिए।
लेकिन रेलवे के बाद वाला कमरा, आखिरी पहेली वाला, किसी भी कमरे से ज्यादा हैरान कर देने वाला था। उसकी सादगी देखकर हम दंग रह गए। कमरे में उजाला था, सफेद दीवारें, सफेद छत और फर्श पर सफेद टाइलें। बीच में एक मध्यम आकार की गोल लकड़ी की मेज थी, जहां पहेली होनी चाहिए थी। मेज पर एक छोटी लकड़ी की ट्रे थी, जिसमें एक कोना तिरछा बना हुआ था। उस कोने में एक चांदी की चाबी रखी थी और उसके पीछे दीवार में एक तार जुड़ा था। हमने हमेशा की तरह पूरे कमरे के हर कोने और दरार को ध्यान से खंगालना शुरू कर दिया। यह कमरा लगभग उतना ही बड़ा था जितने चौथी और तीसरी मंजिल के पहेली वाले कमरे थे। 5वीं मंजिल के पहेली वाले कमरे में हमें बस ये सुराग मिले। बीचों बीच एक गोल लकड़ी की मेज, जहां असली पहेली होनी चाहिए थी। मेज पर एक लकड़ी की ट्रे, जिसमें एक तिरछा कोना था। नजदीक से देखने पर वो कोना करीब 3 इंच चौड़ा और 7 इंच गहरा था। उसी कोने में तली में धंसी हुई एक चांदी की चाबी। हमें डर था कि जैसे ही चाबी निकाली, पहेली शुरू हो जाएगी। ट्रे के पीछे से एक तार निकलकर सामने वाली दीवार में जा रहा था। पीछे की तरफ वो तार घिसा और लगभग टूटा हुआ था। फर्श, दीवार और छत सब सफेद। रोशनी इतनी तेज थी कि दीवारों की सही सीमा समझना मुश्किल हो रहा था। यही सब था। समस्या ये थी कि कमरे में करने को बहुत कम था और शैलजा हमारे साथ नहीं थी। हमें लगा कि यह पहेली शैलजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन कैसे? मैंने सोचा, शैलजा का भूतिया घर का आइडिया था और पहेलियां डालने का भी। और क्या उसने नहीं कहा था कि हर पहेली असल में बस कुछ नियमों का खेल होती है, कि अगर नियम समझ आ जाए तो पहेली हल हो जाती है। ज्योतिका और प्रतीक को मेरी बात में दम लगा, लेकिन गोपाल इतना आश्वस्त नहीं था। मुझे दूसरी मंजिल के दालान में बजता वो पुराना ग्रामोफोन याद आया। वो गीत जिसमें कहा गया था कि याददाश्त उतनी पक्की नहीं होती जितनी तकदीर। कमरा सीधा सादा दिख रहा था, लेकिन हम काफी देर तक उन चमकदार दीवारों के बीच फंसे रहे। चांदी की चाबी, सफेद दीवारें, तेज रोशनी और दीवार में जाता वो तार, इन सब का शैलजा से क्या रिश्ता था? तब ज्योतिका ने एक बात कही, जो शुरू में कमरे से सीधी जुड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन शैलजा के सोच से जरूर जुड़ रही थी। उसने याद दिलाया कि बाकी सभी पहेलियों में एक नियम था जिसे तोड़ना पड़ता था। हर पहेली भले ही हम में से किसी एक से सबसे ज्यादा जुड़ी हो, लेकिन असली मकसद हमें एक खास नियम के खिलाफ ले जाना था। पहली मंजिल की पहेली, ज्योतिका ने कहा, जो मुझसे जुड़ी थी वो हमें खजाना लेने से रोक रही थी, जबकि 7वें नियम के हिसाब से खजाना अटारी में होना चाहिए था। हाँ, प्रतीक बोला, उसकी आवाज धीमी और सोच में डूबी हुई। ये सही है। और दूसरी मंजिल पर जो पहेली मुझसे जुड़ी थी, उसमें हमें सीढ़ियां चढ़ने के नियम को तोड़ना पड़ा था। वो एक पल रुका, फिर मेरी ओर देखने लगा। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आई, मैंने कहा, वो तीसरी मंजिल की पहेली थी। 5वां नियम फेल होने और मंजिल की पहेलियां हल करने के बारे में था। मजे की बात यह थी कि जीतने के लिए हमें उसमें हारना पड़ा। गोपाल ने बीच में कहा, अच्छा, फिर चौथी मंजिल वाली मेरी पहेली, उस पहेली ने हमें लगभग चौथा नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया था, दौड़ने वाला नियम। अजीब है ना? चौथी मंजिल, चौथा नियम। ये सच में अजीब है, ज्योतिका ने गंभीर आवाज में कहा।
शायद घर ने जानबूझकर ऐसा किया हो। 7वां, छठा, 5वां और चौथा नियम सब उलटे क्रम में। उसके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी उतर आई। अगर ये कोई पैटर्न है तो अगली पहेली सिर्फ शैलजा से जुड़ी नहीं होगी, ये तीसरे नियम के बारे में भी होगी। घर के प्रवेश द्वार के पास उस छोटे छेद में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने वाला नियम। प्रतीक अचानक वहीं जम गया। उसने अपने घायल टखने का बोझ सफेद दीवार पर डालकर खुद को संभाला। वो दीवारें जिनकी चमक से कमरे की असली सीमाएं पहचानना लगभग नामुमकिन था। फिर उसने मेज की ओर इशारा किया। वो लकड़ी का टुकड़ा, उसने कहा, जिससे तार दीवार में जा रहा है। हो सकता है वो चार्जिंग स्टेशन हो। हम सबने एक साथ उसकी ओर देखा, जैसे उसके शब्दों ने कमरे की हवा को भारी कर दिया हो। तुम सही हो सकते हो, ज्योतिका ने धीरे से कहा। मुझे लगता है वो चांदी की चाबी हमें बस भटकाने के लिए रखी गई है, मैंने कहा। अगर ये सच में चार्जिंग स्टेशन है तो इसके नीचे शायद कोई डिवाइस होगा, शायद हमारा कोई फोन जिससे तार जुड़ा हो। लेकिन सच जानने का एक ही तरीका था, चाबी निकालना। और यही वो चीज थी जिससे हम डर रहे थे, क्योंकि अगर चाबी निकालते ही पहेली शुरू हो गई तो हम शायद तैयार ना हों। तभी एक ठंडी याद ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो चांदी की चाबी जो हमें उस सड़ते हुए यूनिकॉर्न के अय्याल में मिली थी, वही चाबी जिसने उस जानवर के बेडरूम का ताला खोला था। और जैसे ही हम भागकर बाहर निकले थे, कमरा हमारे पीछे से बंद हो गया था। क्या ये चाबी उस दरवाजे को दोबारा खोलने के लिए हो सकती है? अगर हाँ, तो हम वापस नीचे जाकर एक सेल फोन ला सकते हैं। ये सोच हमें थोड़ी हिम्मत दे रही थी, लेकिन डर अब भी था, क्योंकि अब सवाल ये था, अगर ये तीसरे नियम से जुड़ी पहेली है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उस नियम को हमें तोड़ना कैसे होगा? कमरे की सफ़ेद दीवारें हमारे चारों ओर खामोशी से चमक रही थीं, जैसे वो खुद हमारे जवाब का इंतज़ार कर रही हों। शायद हमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन तोड़ देना चाहिए, प्रतीक ने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज़ में कोई डर दबा हुआ हो। शायद वो फटा हुआ तार यही इशारा कर रहा है। मतलब हम नीचे जाएं, एक फ़ोन लें और उसे तोड़ दें, फिर यहाँ लाकर प्लग इन कर दें। हो सकता है तोड़ने की ज़रूरत ही न पड़े, बस बैटरी निकालना ही काफ़ी हो। गोपाल ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? अगर हम बैटरी या कोई और पुर्जा निकाल दें जिससे वो काम करना बंद कर दे, तो क्या वो अब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाएगा? हम सब कुछ पल के लिए चुप हो गए। उस खामोशी में कमरे की दीवारें भी जैसे हमारी बात सुन रही हों। तभी मुझे एक और बात याद आई। शायद ये मायने ही न रखे, मैंने कहा। तुम भूल रहे हो, हमें एक और नियम तोड़ना ही पड़ेगा। याद है हर मंजिल की पहेली वाले नियम में क्या था? सफलता, असफलता और पहेली से भागना नहीं। जैसे ही हम उस इलाके से बाहर कदम रखेंगे, वो जीव फिर से हमारे पीछे होंगे। ज्योतिका ने धीरे से कहा, लेकिन दूसरी मंजिल पर तो हम उस कमरे से बाहर निकले थे, गलियारे के और कमरे देखने के लिए। प्रतीक ने सिर झुकाते हुए कहा, शायद पूरी मंजिल छोड़ने के बाद ही उसे भागना माना जाता है, या फिर घर छोड़ने के बाद, गोपाल ने जोड़ा। जो भी हो, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन रस्सी पर उल्टा लटकना, हाथ जलना, सीढ़ियों पर चढ़ना फिसलना और ये लगातार डर मुझे अंदर से थका चुका है। प्रतीक की हालत तो मुझसे भी बदतर है।
अभी तो शायद एड्रेनलिन हमें संभाल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो हम में से किसी एक को नीचे जाकर मोबाइल लेना ही होगा, और जब तक हमारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा बची है मैं खुद जाने को तैयार हूं। रुको, गोपाल ने हाथ उठाकर कहा, हमें इस पर ठीक से बात करनी चाहिए कि कौन जाएगा, अगर हम सच में ये करने वाले हैं। हम चारों में, मैंने कहा। शायद मैं उस यूनिकॉर्न से निपटने के लिए सबसे अच्छा हूं। शैलजा होती तो वो जाती, लेकिन वो यहां नहीं है। प्रतीक ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें डर है कि हम जैसे ही लौटेंगे वो फिर हमला करेगा? ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा और मजबूरी में हल्की मुस्कान दी। असल में मैं सोच रहा हूं कि उस पर सवार हो जाऊं। मेरी बात सुनकर सबने एक साथ विरोध किया, जैसे मैं अपनी मौत खुद बुला रहा था। लेकिन मैंने उन्हें समझाया, सोचो, अगर मैं यूनिकॉर्न पर चढ़ा रहा हूं तो उन जीवों को दौड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा जब तक मैं पहेली वाले इलाके से निकलकर मोबाइल लेने नहीं जाता। मेरी असली उम्मीद तो ये थी कि यूनिकॉर्न मुझे मेरे पैरों से कहीं तेज ले जाएगा, और नियमों में घोड़े या यूनिकॉर्न की गति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। आखिरकार काफ़ी बहस के बाद मैंने उन्हें मना ही लिया। हालांकि वोटिंग करनी पड़ी और गोपाल ने सख्त विरोध किया। बाकी सबकी सहमति से फैसला हो गया। जब हमें उम्मीद थी कि आखिरी पहेली का हल मिल जाएगा, ऐसी पहेली जिसने हमें घर की बाकी पहेलियों और उन पर लागू नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, तो मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की। बाकी लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, पीठ थपथपाई और कहा कि मैं यह कर सकता हूं। गोपाल भी सहमत था। मुझे लगा, हो सकता है मैं यह न कर पाऊं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कम से कम मैं एक ज़म्बी यूनिकॉर्न की पीठ पर गिरूंगा, जब तक कि वो मुझे खींचकर नीचे न उतार दें। बाकी लोग भी तैयार थे। अगर मैंने मोबाइल फ़ोन को गाड़ी में नहीं रखा तो मुझे रेलवे ट्रैक के अंत तक जाकर फ़ोन फेंकना पड़ सकता था। उन्हें उसे तुरंत कोने में रखना होगा, जहां हमें उम्मीद थी कि चाबी जैसी किसी जगह से उसे जोड़ा जा सके। योजना थी कि उसके तुरंत बाद बैटरी निकाल दी जाए। अगर फिर भी पीछा न छूटे तो फ़ोन के और हिस्से तोड़े जाएंगे। जैसे हमने उस घर में घुसने से पहले और कुछ पहेलियां शुरू करने से पहले किया था, वैसे ही इस बार भी हमने पूरी गिनती की। बस इस बार आंखें खुली थीं। फिर मैंने चाबी निकाली। कोई ज़्यादा देर में नहीं, हम कोने में पहुंचे। जहां चाबी फंसी थी वहां एक छोटा छेद था। उसके अंदर एक धातु का टुकड़ा था जिस पर छोटे छोटे चिन्ह उकेरे गए थे। सोने का संदूक, सीढ़ी और कई और चीजें जो हमारी पिछली पहेलियों की याद दिला रही थीं। यह आम मोबाइल फ़ोन में लगने वाला हिस्सा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकार सही था। इन चिन्हों को देखकर हमें अपनी योजना पर और भरोसा हुआ। चांदी की चाबी जेब में रखकर मैंने इशारा किया और बिना भागे जितनी तेज हो सकता था कमरे से निकल गया। हमें अभी भी नहीं पता था कि पहेलियों का समय कब से गिना जाता है। शुक्र था जब मैं रेलगाड़ी वापस ले गया तो ब्लेड ट्रैप चालू नहीं हुए, लेकिन यह सोचकर निश्चिंत नहीं हुआ क्योंकि वापसी में शायद फिर उनका सामना करना पड़े। दूसरी चांदी की चाबी ने काम कर दिखाया। उसने यूनिकॉर्न के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर गया तो यूनिकॉर्न दरवाजे से कुछ फीट दूर जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने कोशिश की कि कीड़ों, सड़े मांस और खुले अंगों पर ध्यान न दूं, और यह भी ना सोचूं कि वो मुझे अपने खुरों या टूटे सींग से कुचल देगा। अच्छा, फिर से मिलते हैं यूनिटॉन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें ये नाम दूं।
यूनिटॉन। यूनिकॉर्न में कॉर्न की जगह टॉन, क्योंकि तुम्हारा शरीर जगह जगह से फटा हुआ है, समझे? वह अपनी बड़ी गहरी आंखों से मुझे घूरने लगा। एक आंख दूसरी से ज्यादा उभरी हुई और टेढ़ी थी। उसका टूटा हुआ सींग नीचे झुका था और मैं उम्मीद कर रहा था कि यह हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी हालत की वजह से हो। ठीक है, फिर तुम्हारा नाम हीरो रख देते हैं, मैंने कहा। हीरो यूनिकॉर्न। हीरो, अगर तुम हमें सीढ़ियों से ऊपर नीचे थोड़ी मदद कर दो तो हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वादा है, पक्की बात। हीरो ने हल्की सी हिनहिनाहट की, जिससे उसके शरीर से सफेद कीड़े, बाल और मांस के टुकड़े झड़ गए। समझ गए हो, या फिर यह बस इत्तेफाक है, मैंने हंसते हुए कहा। खैर, अब मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता हूं, प्लीज मुझे मत मारना। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सड़ते हुए शरीर पर हाथ रखा। उसने बर्दाश्त कर लिया। मैंने काठी ढूंढने का सोचकर एक नज़र कमरे पर डाली। नाइट स्टैंड, शीशे वाला ड्रेसर, अलमारी, कहीं भी हो सकती थी। लेकिन मैंने तलाश में समय बर्बाद नहीं किया। एक तो मुझे नहीं पता था चाबी निकालने के बाद हमारे पास कितना समय है, और दूसरा, मुझे घोड़े या गेंडे पर काठी बांधने का सही तरीका आता ही नहीं था। मुझे बचपन में शैलजा की कही बात याद आ गई। काठी के बिना भी घोड़े की सवारी हो सकती है, बस मुश्किल होती है। अयाल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हीरो की हालत देखकर मुझे डर था कि कहीं मेरे चढ़ते ही उसकी अयाल हाथ में ना आ जाए। उसकी ठंडी नम पीठ पर हाथ रखते हुए मैं कूदने को तैयार हुआ, लेकिन तभी हैरानी की बात, हीरो खुद ही घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद हीरो, मैंने कहा और उस पर चढ़ गया। वह फिर खड़ा हुआ। मैंने उसकी अयाल पकड़ ली, ध्यान रखते हुए कि बाल ज़्यादा न उखड़ें। जब मैंने उसे मोड़ने की कोशिश की तो अयाल खींचने के बजाय अपने पैरों के दबाव से इशारा किया। पता नहीं यही तरीका होता है या नहीं, लेकिन कम से कम उसके बचे कुचे बाल सुरक्षित रहे। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि पैरों के दबाव से उसकी चाल कैसे बदली जा सकती है। यह अजीब था, सड़ते हुए यूनिकॉर्न का ऐसे प्रशिक्षित घोड़े की तरह प्रतिक्रिया देना। यूनिकॉर्न मेरे साथ था, लेकिन उस पर सवार होते ही अजीब सा दर्द होने लगा। उसकी हड्डियां जैसे किसी आम घोड़े से कहीं ज्यादा नुकीली और चुभने वाली थीं। एक पल को मैंने सोचा, क्या उसे भी दर्द हो रहा होगा? मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसकी हालत पहले ही काफी खराब थी। मुझे और हीरो को नीचे जाना था। हमें मोबाइल लेकर वापस ऊपर लौटना था, उन चीजों के हमें पकड़ने से पहले। मुझे नहीं पता था कि वे यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, या फिर वो उनके साथ मिलकर मुझे उनके हवाले कर देगा। अजीब बात यह थी कि वे जीव अब तक मेरे पीछे नहीं आए थे। शायद पहेली से भागना का नियम सिर्फ फर्श या इस पूरे घर से जुड़ा था। मैं हीरो को लेकर उसके बेडरूम के दूसरे दरवाजे तक पहुंचा, जो बिना चाबी के खुल सकता था। झुककर ताला खोला और हम अंदर गए। पहला कमरा गुड़िया वाला था, और शुक्र है कि गोपाल ने यहां पहले ही जाल बिछा दिए थे। लेकिन मैं फिर भी उस कंकाल से दूर ही रहा, जिसके सिर पर शैलजा के कई चेहरे थे। वे स्थिर थे, लेकिन मुझे घूरते हुए जैसे जिंदा हों। सीढ़ियों पर पहुंचते ही वे आ गए। नीचे की तरफ कुछ ऊपर चढ़ने लगे थे। जिन छोटे छोटे शरीरों के सिर होने चाहिए थे, वे वहीं पड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी खाली ठंडी नजरें मेरी रीढ़ में सिहरन भर रही थीं।
बड़े शरीरों के टेढ़े मेढ़े हाथ पांव और फटे लबादों के बावजूद वे अजीब सी फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे। ऊपर जुड़े हुए छोटे शरीर कहीं ज्यादा ताकतवर और फ्लैशी लग रहे थे, और अगर उन्होंने खुद को अलग कर लिया तो वे इंसान से भी तेज भाग सकते थे। मुझे डर था, शायद यही करने वाले हैं। मेरे पास समय नहीं था। मुझे देखना था कि क्या यूनिकॉर्न भी हमारी तरह इन्हीं नियमों में फंसा है। मैं अकेले इन 6 या शायद 7 चीज़ों से नहीं बच सकता था, और साथ ही सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता था। हीरो, मैंने घबराकर कहा, हमें इन चीज़ों से आगे निकलना होगा, सामने के दरवाजे तक भागना होगा। मैंने पैरों से जोर दिया और आवाज़ लगाई, हाय, जैसे नाटकीय असर हो जाए। और तभी वो मरा हुआ यूनिकॉर्न अचानक तेजी से दौड़ पड़ा। मेरा सिर पीछे झटका खा गया। मेरे कांपते हाथ लगभग उसकी पीठ से फिसल गए। वो इतनी रफ्तार से सीढ़ियों से नीचे उतरा कि मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। और फिर तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर साइड से एक विशाल कई उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ा और उसने मुझे लगभग हीरो की पीठ से खींच लिया। मुझे लगा उनमें से एक पहले ही तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर पहुंच चुका था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। बाकी सब अपनी अजीब, एक जैसी लगभग नाचती हुई चाल से ऊपर आ रहे थे। न वे दौड़ रहे थे, न उनके ऊपर जुड़े छोटे शरीर। ये थोड़ी राहत की बात थी, लेकिन बस थोड़ी। मैंने ऊपर नजर दौड़ाई, लेकिन वॉल्ट कहीं नहीं दिखा। नियम तो मैंने नहीं तोड़ा था, पहेली सुलझाए बिना ऊपर नहीं गया था। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वॉल्ट द स्टेयरमैन कहीं ऊपर से हमें देख रहा था, अपने टेढ़े मेढ़े कांपते अंगों के साथ, जैसे पागलों की तरह सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में फंसा हो। वैसे भी वॉल्ट के भाई अकेले ही हमारे लिए काफी थे। मेरे गले में एक चीख फंस गई जब एहसास हुआ सीढ़ियों पर खड़े उन चीजों के बीच से निकलने की कोई जगह नहीं थी। हमें उनके बीच से घुसकर जाना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि वे किस चीज से बने हैं, हड्डियों से, मांस से, या किसी और डरावनी चीज से। मुझे नहीं पता था कि वे कितने ताकतवर हैं। अगर ये किसी टक्कर का खेल होता तो पता नहीं बड़ी गाड़ी कौन सी होती, मैं या वो। लेकिन तभी हीरो ने सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी को पूरी तरह छोड़ दिया और रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। मैंने खुद को टक्कर के लिए तैयार कर लिया। पहली मंजिल पर गिरते ही मेरे दांत एक दूसरे से टकरा गए। मुंह में लोहे सा खून का स्वाद भर गया। मुझे पता है उसी पल मेरा एक दांत टूट गया, लेकिन उस वक्त शुक्र था कि हम बच निकले। ज्यादा चिंता तो हीरो की थी। इस सड़े हुए आधे मरे शरीर पर ऐसी टक्कर के बाद क्या असर होगा। लेकिन वो डटा रहा। शायद उसका थोड़ा और वजन कम हो गया हो। फिर भी उसने संभाल लिया। हीरो दौड़ता हुआ सामने के दरवाजे तक पहुंचा। मैं झुककर उसकी पीठ से नीचे लटका। काश काठी होती तो आसान होता, और हाथ उस छोटे से छेद में डाला। उंगलियां किसी ठंडी सख्त चीज को छू गईं। एक सेल फोन। जैसे ही मैंने हीरो को मोड़ा, बस कुछ फीट दूर एक जीव खड़ा था। उसका छोटा शरीर पूरी तरह खुला था, उस जगह पर जहां बड़े शरीर का सिर होना चाहिए था। उस छोटे शरीर ने अपनी ऊपरी भुजाएं फैलाईं, जिन पर ब्लेड की धारें चमक रही थीं। चूंकि वे ऊपर चढ़ रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे,
इस वक्त वे मेरे और भी करीब थे। जो सबसे पीछे थे वही अब मेरे बिल्कुल पास आ गए थे। मेरे मन में एक बात साफ थी, हीरो वही छलांग दोबारा नहीं लगा पाएगा, ऊपर की तरफ तो बिल्कुल नहीं। तो हमें उन चीज़ों को सीढ़ियों से हटाना होगा। मैंने उन्हें अपने पीछे खींचने के लिए हीरो को पहली मंजिल के कमरों में घुमा दिया। वे हमारे पीछे आए, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वे सभी पार्लर में घुस गए, एंट्रेंस हॉल और सीढ़ियों के बगल वाला कमरा, और फिर आगे नहीं बढ़े। ये वही कमरा था जहां अलमारी के ऊपर उस जोकर की उकेरी हुई तस्वीर थी, और वो पिघला हुआ चेहरा मोनालिसा और जॉर्ज वॉशिंगटन का अजीब डरावना मिश्रण, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली छेद थे। कमरे में 6 या 7 जीव इकट्ठा थे। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि उनकी गिनती कितनी थी। शायद इसलिए क्योंकि उनके चारों ओर की हवा अजीब तरह से विकृत थी, जैसे धुंधले शीशे में देख रहे हों। वे कमरे के किनारों पर फैल गए और अपने टेढ़े मेढ़े अस्वाभाविक अंगों से एक विचित्र अश्लील सा नृत्य करने लगे। उनके ऊपर जुड़े छोटे शरीर भी शामिल हो गए। ये नृत्य किसी पागल संप्रदाय के सदस्यों जैसा था, जिसमें आधुनिक डांस क्लब के बेहूदे मूव्स को किसी औपचारिक वॉल्ट्स के साथ मिलाकर उस पर उनकी अपनी गूढ़ और अस्थिर शैली का तड़का लगाया गया हो। श्रद्धा और अनादर दोनों एक साथ, उनके बड़े शरीरों के मुड़े तुड़े अंग और छोटे शरीरों की बिना हाथ वाली धारदार भुजाएं इस दृश्य को और भी घृणित बना रही थीं। और फिर उस अजीब नृत्य के चरम पर वे सब एक साथ मेरी तरफ मुड़े और बस खड़े रहे, मानो मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं उस वक़्त पार्लर के बाहर था, अंदर झांक रहा था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे हीरो को तेजी से दौड़ाकर उस घेरे से बाहर निकालना ही था, और मैंने वही किया। मुझे अपने दोस्तों तक वापस पहुंचना था। अगर मैं उस पार्लर में उनके किसी अनुष्ठान का हिस्सा बनता तो शायद मैं जिंदा न बचता, और मैं इसके बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं करना चाहता था। मैंने हीरो को दौड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर उसके बेडरूम में पहुंचा दिया। थोड़ा सहलाया और धीमी आवाज में उसे भरोसा दिलाया कि हम उसे यहां से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे पता था, वे जीव अब मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। शायद उनका वह अजीब नृत्य मेरे कुछ नियम तोड़ने के बाद उनके पीछा खत्म करने का संकेत था। इसका मतलब क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे 2 बातें समझाईं। पहली, वे इतने बेवकूफ नहीं थे कि मैं उन्हें सीढ़ियों से नीचे बुला लूं और उन्हें पता भी न चले कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी, हमारे बनाए नियमों के अलावा उनके अपने इरादे भी थे, ऐसे इरादे जो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी थे। शायद हम सबके लिए भी। क्या हमने उन्हें बनाया था या वे उस घर ने बनाए थे जिसे हमने बनाया था? शायद वे भी घर की उन अधूरी बातों और रहस्यमयी पहेलियों में से एक थे जिन्हें हमने बचपन में डिजाइन करते समय अधूरा छोड़ दिया था और घर ने अपनी मर्जी से पूरा किया था, मानो घर ने अपने ही तरीके से उनके बारे में विवरण भर दिए हों। अगर ये सच था तो इसका मतलब घर ने अपनी ही कोई रचना गढ़ी थी। मुझे लगा शायद घर किसी प्रतीकात्मक खेल में लगा है। बड़े शरीर और उनसे जुड़े छोटे शरीर, जैसे बचपन और वयस्कता एक साथ मिल गए हों या एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। लेकिन इसका मकसद क्या था?
मैं नहीं जानता था। और घर या वे चीज़ें डराने और चोट पहुंचाने के अलावा और क्या चाहती थीं, यह भी रहस्य था। आखिरकार यही तो दो मकसद थे जो हमने बचपन में इस घर के डिज़ाइन में सोचे थे। यूनिकॉर्न को बेडरूम में छोड़कर मैं फिर से एक जाल में फंस गया। वह गाड़ी जिसमें पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स और पेंडुलम के धारदार ब्लेड लगे थे। पहले तो लगा कि मैं अकेला हूं, लेकिन जल्द ही रेलवे के उस पार से अपने दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। उन पेंडुलमों में से एक ने मेरा सिर लगभग अलग ही कर दिया था, और फिर कुछ क्विल्स से दोबारा टकराने से बाल बाल बचने के बाद आखिरकार मैंने गाड़ी में अपनी दूसरी यात्रा के लिए अभाज्य संख्याओं का सही क्रम समझ लिया। इस बार कुछ करीबी खतरों के बावजूद मैं बिना किसी नई खरोंच के बाहर निकल आया, लेकिन पहली बार मेरे पैर पर पड़े गहरे घाव का खून अभी भी गीला था, जैसे वो मुझे लगातार याद दिला रहा हो कि क्या हो चुका था और क्या इससे भी बुरा हो सकता था। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों ने मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें बताया कि हीरो द यूनिकॉर्न, हाँ अब हम उसे हीरो कह रहे हैं, और हाँ मुझे पूरा यकीन है उसे ये नाम पसंद है। उसने बेहद शानदार काम किया, जैसे कोई भी मिथकीय यूनिकॉर्न कर सकता था। उन्होंने पूछा, वो प्राणी कहाँ है? मैंने उन्हें उस अजीब रस्मी नृत्य के बारे में बताया जो उन जीवों ने पार्लर में किया था जब मैंने सेलफोन उठाया और उन्हें सीढ़ियों से दूर खींचने की कोशिश की थी। मेरे लिए ये बस एक भयावह नज़ारा था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे उतर गए। वे बार बार पीछे देखने लगे, अपने कंधों के ऊपर से छत की तरफ, हॉल के कोनों में और पजल रूम में, जैसे किसी भी पल वे जीव परछाइयों से निकलकर हम पर झपट सकते हों। शायद 2 नियम तोड़ने से सारे नियम रद्द हो जाते हैं, प्रतीक ने कहा, धीमी लेकिन बेचैन आवाज में। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है, गोपाल ने सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो ये नियमों में लिखा होता। हमारे पास बहस करने का समय नहीं था। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेज़ के कोने से चांदी की चाबी निकालने के बाद हमारे पास कितना वक्त बचा है। मैंने जल्दी से जाकर तार की डोरी खींची और सेल फोन में लगा दी। मुझे लगता है ये ज्योतिका का सेल फोन था। हालांकि सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमरे की तेज रोशनियां टिमटिमाई और फिर धीरे धीरे बुझने लगीं। मैं आधा उम्मीद कर रहा था कि अटारी से कोई पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे गिरेगी, जैसे आम घरों में अटारी तक पहुंचने का तरीका होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रोशनियां पूरी तरह बुझ गईं, दीवार का एक हिस्सा सरक कर अंदर चला गया और हम घने, दमघोंटू अंधेरे में डूब गए। ये अंधेरा पहले की किसी भी रोशनी से बिल्कुल अलग था, भारी, घना और लगभग जीवित सा महसूस होने वाला। फिर पूरा कमरा हिलने लगा। ये किसी लिफ्ट जैसा था, बस फर्क ये कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे, या शायद किसी ऐसी दिशा में जो इंसानी समझ के बाहर है। हमने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक दूसरे के और करीब आ गए। बिना शब्दों के ही हमारे हाथ एक दूसरे की पीठ पर टिक गए, जैसे हम सब खुद ब खुद उस रक्षात्मक घेरे में खड़े हो गए हों। मुझे नहीं पता कि सबसे पहले ये किसने शुरू किया, या हम सब ने एक साथ ऐसा किया, लेकिन यह मुझे उस अनकही वजह की याद दिला रहा था कि शैलजा के जाने के बाद हम बचपन में उस भूतहा घर को क्यों पूरा करना चाहते थे। शायद मन के किसी कोने में हम सोचते थे कि ऐसा करने से
वह वापस आ जाएगी। अब अगर घर ने हमारे सामने कुछ और फेंक दिया, यहाँ हो या अटारी में, कुछ ऐसा जिसे हमने खुद डिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन जिसके खाली हिस्से घर अपनी मर्जी से भर रहा था, तो उससे हमें चारों को मिलकर निपटना होगा। 5वीं मंजिल की पहेली अब सुलझ चुकी थी। जैसे ही वह कमरा हिलना बंद करता, हम अंधेरे और सन्नाटे में तैयार खड़े रहते, बचपन की दोस्ती के अनकहे बंधनों को रोशनी की तरह अपने भीतर थामे हुए। अब बस अटारी और खजाना बाकी था। हलचल थमी, बत्तियां फिर से जल उठीं, पहले जैसी ही चकाचौंध करने वाली। मेज पर रखा सेलफोन अभी भी चार्जिंग डिवाइस से जुड़ा था, वही जिसे 5वीं पहेली सुलझाने के लिए सक्रिय किया गया था। कमरे की हलचल रुक चुकी थी, लेकिन दरवाज़ा बंद ही था। तभी सेलफोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। ज्योतिका आगे बढ़ी, कॉल रिसीव की और उसे स्पीकर पर डाल दिया। फोन से आने वाली आवाज़ अजीब थी, साधारण इंसानी आवाज़ जैसी नहीं। उसमें एक तरह का आर्टिस्टिक स्टाइल सा गुण था, जैसे हर शब्द के साथ दूसरी आवाज़ें भी परत दर परत गूंज रही हों, जैसे कोई अलौकिक गड़गड़ाहट रहस्यमयी कंपन के साथ हवा में घूम रही हो। यह एक साथ सुकून देने वाली भी थी, रहस्यमयी भी और डरावनी भी। बधाई हो, वह आवाज़ बोली। अब तक कोई इतनी दूर नहीं पहुंचा, बाकी सब खत्म हो गए। लेकिन तुमसे कम की उम्मीद भी क्या थी? तुमने बनाया है, तुम बनाओगे। खैर, बधाई का हक तो बनता है। तुमने जोखिम लिया और जीत गए। अब आगे बढ़ो और खजाना हासिल करो। कॉल कट गई। दरवाज़ा खुल गया। उस आवाज़ ने हमें भीतर तक हिला दिया था, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। खजाने के इतने करीब आकर हारना तो नामुमकिन था। हम एक संकरे दालान में दाखिल हुए, जो अंधेरे में डूबा होता अगर पीछे के कमरे से वह तेज रोशनी ना आ रही होती। दालान के आखिर में एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा खड़ा था। प्रतीक ने हैंडल पकड़ा और पूछा, तैयार हो? और मुझे वह समय याद आ गया जब हम पहली बार इस घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। फर्क बस इतना था कि इस बार कोई खटखटाने की जरूरत नहीं थी, कोई नियम निभाने की मजबूरी नहीं थी। प्रतीक ने दरवाज़ा खोल दिया। हमने एक साधारण सी दिखने वाली मध्यम आकार की अटारी देखी, जो एक अकेले बल्ब की रोशनी में भीगी थी। वहां धूल से ढके कपड़े, टूटे फूटे टीवी और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, तरह तरह की संदूकियां और भंडारण के डिब्बे रखे थे। प्लास्टिक के एक बॉक्स से खून लगे कुछ पुराने लेगो बिखरे पड़े थे। कोने में परछाई में खड़े पुतले गहरे रंग के कपड़ों में लिपटे थे, जिससे उन्हें देख पाना मुश्किल हो रहा था। मुझे याद था कि बचपन में हमने अपने डिज़ाइन में इस अटारी में कुछ इसी तरह रखा था, लेकिन ये कितना मिलता जुलता था, इसका अंदाज़ा अब लग रहा था। एक अलमारी का दरवाज़ा भी था, जिसे मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा था। अटारी के पीछे एक लंबा ताबूत के आकार का संदूक रखा था, जो बाकी सब से अलग नजर आ रहा था। उसका रूप अजीब तरह से दो चीज़ों का मेल था, खजाने के संदूक का और ताबूत का। बाहर से यह बारीकी से तराशा हुआ और सुनहरे रंग से सजाया गया था, जिसमें गॉथिक अंदाज की झलक थी। जैसे बचपन में किसी भूतिया घर के बारे में सोचते हुए हम खजाने का संदूक बनाते, लेकिन उसका आकार एक महंगे ताबूत की गंभीरता लिए हुए था। बचपन में अपनी स्केचबुक में हमने इस हिस्से को बस गोल घेरा बनाकर खजाना लिखकर छोड़ दिया था।
तब हमें लगता था कि खजाना अटारी में कहीं ऊपर किसी बर्तन या कपड़ों के ढेर के पास होगा। संदूक पर न ताला था न ताले की जगह, बस एक कुंडी लगी थी। हमने उसे खोला और मिलकर ढक्कन उठाया। अंदर एक औरत थी, लंबे सुनहरे बालों वाली, जो कमर से भी नीचे तक फैले थे। बल्ब की रोशनी में उसके बाल सुनहरी लहरों जैसे चमक रहे थे। उसके चेहरे के भाव थोड़े अप्रत्याशित थे, लेकिन उनमें शैलजा की झलक साफ थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा बिल्कुल ठीक थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वह सांस ले रही थी। उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई, मानो धीरे धीरे खुलने लगी हों। हालांकि वह हमारे बिल्कुल सामने थी। हमने उसे ऐसे पुकारा जैसे वह बहुत दूर हो, किसी नदी के उस पार। वह शैलजा ही थी, यानी खजाना दरअसल हमारा खोया हुआ दोस्त निकला। वही बदमाश लड़की जो बगल वाले अपार्टमेंट में रहती थी और अपने 12वें जन्मदिन से पहले ही गायब हो गई थी, जिसे लेकर लोग तरह तरह की बातें करते थे कि उसका अपहरण हो गया, वह खो गई, भाग गई या शायद मर गई। लेकिन वह मरी नहीं थी। शैलजा जिंदा थी। संदूक खुलने के कुछ ही पलों बाद गोपाल आगे आया और उसने उसे फिर बंद कर दिया, कुंडी भी लगा दी। उसने यह सब एक हाथ से किया, दूसरे हाथ में उसकी स्केचबुक और पेंसिल थी। जब वह पीछे हटा तो हम बस चुपचाप उसे देखते रह गए। गोपाल के चेहरे का भाव वैसा ही था जैसा तब था जब हमने पहली बार जोर से कहा था कि शायद शैलजा ही खजाना है। वह दिन जब हम बच्चे थे और इस भूतिया घर का पहला नक्शा बना रहे थे और बड़ों की तरह सोचने की कोशिश कर रहे थे। अटारी में रखी छोटी सी अलमारी का दरवाजा चरमराया और खुल गया। आवाज सुनते ही मैंने सिर घुमाकर देखा। एक एक करके उसमें से अजीब और गरीब चीजें बाहर निकलने लगीं। फ्रैंकनस्टाइन का वो राक्षस जिसमें हम सबके अंग थे, बटलर का पुतला और वो राक्षसी गुड़िया। जितना मैंने देखा, फ्रैंकनस्टाइन को छोड़कर बाकी दोनों में कुछ बदलाव हो चुके थे। वे पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर, जिंदा जैसे और कहीं ज्यादा डरावने थे। मिसाल के तौर पर बटलर पूरी तरह इंसान नहीं बना था। उसकी त्वचा असली और पुतले की कृत्रिम खाल का अजीब मिश्रण थी। जैसे ही वे अलमारी से बाहर निकले, वे गोपाल के पास से गुजरते हुए हम तीनों को पकड़ने लगे। राक्षसी गुड़िया पहले से ही आदमकद थी, लेकिन अब वो गुड़िया कम और किसी बलिष्ठ इंसान जैसी ज्यादा लग रही थी। उसने मुझे इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि मैं चाहकर भी छुड़ा नहीं पाया। घर के बाकी हादसों से मैं पहले ही थक चुका था और यह पकड़ मुझे तोड़ देने वाली थी। प्रतीक और ज्योतिका का भी यही हाल था। फ्रैंकनस्टाइन और बटलर ने उन्हें जकड़ रखा था। हमारे ही शरीर के हिस्सों से बनी वह फ्रैंकनस्टाइन जैसी चीज ज्योतिका की गर्दन के पीछे मुंह दबाए रो रही थी और दांत पीस रही थी। उसकी एक आंख शैलजा की थी और दूसरी शायद गोपाल की। मैंने पूरी ताकत से उस पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ऊर्जा किसी अदृश्य ताकत में समा रही हो और फिर मेरे खिलाफ हो रही हो। वो ताकत उतनी ही अवास्तविक थी जितनी तीसरी मंजिल पर फ्रैंकनस्टाइन की पकड़ थी। मुझे उसके तीखे दांत और सींग अपनी पीठ के पीछे महसूस हो रहे थे, बस उसकी गर्म सांसों से। उसने मेरे संघर्ष को ऐसे दबा दिया जैसे कोई बड़ा किसी छोटा बच्चे को काबू में रखता है। गुस्से में आकर मैंने फिर कोशिश की,
लेकिन उसने मुझे फिर उसी आसानी से थाम लिया। इतनी जद्दोजहद के बाद मुझे लगा मानो वही राक्षस मुझे गिरने से रोक रहा हो। मेरे दोस्तों को चोट मत पहुंचाओ, गोपाल ने कहा। उसने अपनी स्केचबुक खोली, पन्ना पलटा और कुछ लिख डाला। अब तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, गोपाल, ज्योतिका ने कहा, जबकि फ्रैंकनस्टाइन जैसा राक्षस उसे थामे उसके कंधे पर रो रहा था और ला टपका रहा था। ये क्या हो रहा है? कुछ ऐसा जो मुझे बहुत तकलीफ देता है, गोपाल बोला। शैलजा के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े, लगभग उसी राक्षस जैसे। माफ करना, काश सब वैसा ना होता जैसा हुआ। जब मैंने शैलजा को अपनी ताकत के बारे में बताया और उसे दिखाया और उसने जिद की कि वह तुम सबको बताए, जबकि मैंने उसे चेतावनी भी दी थी, तब मैं घबरा गया। मुझे उसे सुलाना पड़ा। जब हम घर का काम पूरा कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई तरीका निकाल लूं जिससे वो सब भूल जाए। तुम क्या कह रहे हो? प्रतीक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हें उसे सुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि वह जान चुकी थी, गोपाल ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, और वह तुम सबको बताने वाली थी। फिर तुम में से कोई या शायद सब किसी और को बता देते। मेरी शक्ति मुझे दूसरों के लिए खतरा बना देती है। याद है मेरी चाची ने मेरे उस हैमस्टर के साथ क्या किया था, सिर्फ इसलिए कि उसे वो खतरनाक लगा। वह तो एक मासूम सा जीव था। अब सोचो, दुनिया उस इंसान के साथ क्या करेगी जो चीज़ों को चित्र बनाकर असलियत में बदल सकता है। वह रुका, फिर बोला, एक बार अगर चित्र बन गया तो मैं उसे बदल भी सकता हूँ, चित्र में संशोधन करके या उस पर नोट लिखकर। तो ये सब तुमने किया? मैंने कहा। नहीं, हमने किया, गोपाल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। शैलजा और मेरे बीच एक खास रिश्ता था, लेकिन तुम सब भी मेरे लिए मायने रखते हो। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, ये घर हमें नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने फिर भी जोखिम उठाया, उसी तरह जैसे तुम सब ने उठाया। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ी ताकि अगर घर हमें डराने या चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो वे हमें बचा सकें। वह एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, मैं चाहता था कि तुम देखो तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। मैंने जानबूझकर कुछ पहेलियां खाली छोड़ी ताकि मेरे पास सभी जवाब न हो। सोचा घर को ही उन्हें बनाने दो, और जो भी तुमने यहाँ लिखा या बनाया, मैंने अपनी पेंसिल से उसे पूरे ध्यान और सम्मान के साथ दोहराया। ये सब हमने साथ मिलकर किया। घर और उसके नियम, वे हमारे हैं। गोपाल की बात सुनते सुनते अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी। पहले जब वह बॉलरूम के मंच पर कठपुतली के साथ था, मैंने उसकी नई स्केचबुक देखी थी, लेकिन अब सोचने पर मैंने कभी वे नियम नहीं देखे थे जो उसने कथित तौर पर याद से लिखे थे। पुरानी स्केचबुक कहाँ है गोपाल? मैंने धीरे से पूछा। उसने एक दर्द भरी मुस्कान दी। तुम ये सवाल बहुत पूछने लगे हो, उसने कहा। माफ करना, मुझे तुमसे पहले झूठ बोलना पड़ा। गोपाल ने अपनी नई स्केचबुक खोली और उसमें कुछ लिखा। तुरंत किताब पीली पड़ गई और किनारों से मुरझा सी गई। वे सारे पुराने डिजाइन मेरे पास हैं, हमारे पास हैं, उसने कहा। जब बचपन में हमने अपना भूतिया घर, या जो भी नाम देना चाहो, पूरा कर लिया था, और हम में से कुछ उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकलने लगे थे।
तब मैंने बाकी स्केचबुक से सब कुछ छोटा करके एक ही स्केचबुक में लिख लिया, ताकि सब आसान रहे और अंत में सब कुछ मेरे ही हाथ में हो। मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहता था कि पुरानी स्केचबुक्स में बनाई गई चीज़ें अधूरी रह जाएं या बन ही ना पाएं, सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें खुद ड्रॉ करना भूल जाऊं। इसलिए मैंने अपनी ताकत से एक नई स्केचबुक बनाई, ऐसी जिसे मैं बाकायदा स्केचबुक की तरह इस्तेमाल कर सकूं और जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल हो। ये है मास्टर स्केचबुक। क्या तुमने हमारे बनाए डिज़ाइनों में कुछ बदला? मैंने पूछा। हाँ, गोपाल ने कहा, लेकिन जितना हो सका मैंने हमारे असली डिज़ाइन के प्रति वफादारी रखी। तुम हमारे वफादार नहीं थे? ज्योतिका भड़क गई। तुमने शैलजा की जान ले ली। मुझे पता है, गोपाल बोला, और मुझे इसका अफसोस है, लेकिन वो यहाँ सुरक्षित है, इस घर के खतरों और पहेलियों से दूर, ऐसे जालों से जो किसी और के लिए बच पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अगर कोई घर के भीतर पहुँच भी जाए तब भी पूरा इलाका सिर्फ एक छलावा है। अगर तुम दूसरे घरों में जाओगे तो वहाँ फर्नीचर और रहने के निशान दिखेंगे, लेकिन इंतज़ार करने पर कोई नहीं आएगा। मैंने ड्राइंग और मार्किंग से इस मोहल्ले को दुनिया से अलग कर दिया, और मैंने इसे सिर्फ एक बार खोला, खुद बाहर घूमने के अलावा दूसरे लोगों को घर में लाने के लिए, सही लालच देकर, ज़्यादातर इंटरनेट पोस्ट के ज़रिए। कुछ लोग यहाँ एक ऐसा अनुभव लेने आते हैं जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। असल में भूलते हैं या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर उन्हें मारकर निकल जाता है। तुम यहाँ लोगों को मरने देते हो? प्रतीक ने हैरानी से कहा। इससे भी बुरा, मैंने कहा, तुम उन्हें खुद यहाँ लाते हो। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, गोपाल ने सफाई दी। मैंने कहा था कि वे जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्हें नियम बताए, बस ज़्यादा बारीकियां नहीं दी। एक बात जो नहीं बताई वो ये कि इस भूतिया घर का डिज़ाइन मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाया था, और मेरी ताकत ने उसे असली बना दिया। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सचमुच भूतिया और जानलेवा है, ज्योतिका ने कहा। हमें भी यकीन नहीं हुआ था, भले ही ये बिल्कुल वैसा था जैसा हमने बचपन में बनाया था। हमें लगा बस किसी की शरारत है। गोपाल, तुमने यहाँ कितने लोगों को मरते देखा है? देखो, गोपाल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है ये कितना भयानक लगता है, और सच कहूँ तो ये उतना ही बुरा है जितना तुम सोच रहे हो, शायद और भी बुरा। जब तुम ये जानोगे कि मुझे बाहर कैमरे लगाने पड़ते हैं और इसे किसी चिड़ियाघर के जानवर की तरह खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। यकीन मानो, मैंने कोशिश की है। मरे हुए जानवर, खोदी गई कब्रें, बहुत कोशिश और गलतियों के बाद ही मैं ये समझ पाया कि इसे जिंदा इंसानों की ज़रूरत है। अगर मैं इसे खाना नहीं देता तो ये बिखरने लगता है और शैलजा बीमार हो जाती है। शायद इसीलिए कि हमने इसे डरावना और ख़तरनाक दोनों तरह से डिज़ाइन किया था। तुम इसे बदल सकते थे, प्रतीक ने कहा। तुम इसे डरावना और ख़तरनाक बनाने की बजाय कुछ और बना सकते थे। इसे फूलों या धूप जैसी चीज़ों से भी जिंदा रख सकते थे। गोपाल ने सिर हिलाया। ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को ईश्वर जैसी ताकत मिल जाए लेकिन ईश्वर जैसा ज्ञान न हो तो वो अपनी मर्जी से बदलाव कर भी ले तो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि नतीजे अच्छे ही होंगे। अगर मेरे किए गए किसी बड़े बदलाव से शैलजा की मौत हो जाए तो, और सच कहूं तो इस घर के खाने में बदलाव करना भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे ये ताकत कभी नहीं चाहिए थी, मैंने इसके लिए मांगा भी नहीं था। शुरू में तो बस मुझे अच्छा लगता था कि हमने मिलकर ये घर बनाया था और मैं इसे जीवित रख सकता था।
लेकिन अब मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बस रख रखाव के लिए, शैलजा की सुरक्षा के लिए और बाकी लोगों को मारे जाने से बचाने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर यह कहने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मेरा राज छुपा लोगे। शैलजा ने यही किया था। उसने लहजा बदलकर कहा कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। ये सोचकर मुझे और भी बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई अपहरणकर्ता या कातिल हूं। मेरा दिल सचमुच टूट गया। तुम हमारे साथ जो भी करने का सोच रहे हो, मैंने कहा, उसके बारे में दोबारा सोचो और शैलजा समेत हम सबको यहां से जाने दो। तुमने पहले कहा था कि तुमने कुछ दोस्तों को बताया था कि तुम यहां आओगे। ठीक है, मैंने भी कुछ लोगों को बताया था कि मैं यहां आने वाला हूं। हो सकता है वे सुबह 3 बजे यहां ना आ पाएं, लेकिन अगले दिन जब मैं वापस नहीं जाऊंगा तो उन्हें जरूर शक होगा। क्या तुम मेरी बात नहीं समझे? गोपाल ने कहा। यह पूरा मोहल्ला दुनिया से कटा हुआ है जब तक कि मैं इसे खोलने का फैसला ना करूं। प्रतीक यहां आ पाया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि घर के खान पान सत्र के लिए मोहल्ला खुला हुआ था। सोचकर देखो, कितनी अजीब संभावना है। शायद हमारे गृहनगर में कहीं भी एक दरवाज़ा बना देना मेरा ही काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर बार वहां खुद जाना पड़ता है। कुछ लोग जो घर की मेन्यू लिस्ट में नहीं थे, पहले भी गाड़ी चलाते हुए वहां से गुजरे हैं, लेकिन अगर वे कभी रुके भी तो अंदर नहीं गए जब तक कि वे रोमांच या अलौकिक चीज़ों के खोजी ना हों, जिन्हें इसके बारे में ऑनलाइन पता चला हो और जिन्हें मैंने खुद मोहल्ले में घुसने दिया हो। मैंने जानबूझकर 2 अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए ताकि लोग अंदर आने से पहले सुरक्षित महसूस करें। और प्रतीक के इसे ढूंढने के बाद मैंने हमारे लिए रास्ता फिर से सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि मेरे दिमाग में एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो काफ़ी समय से वहाँ थी, लेकिन अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऊपर चलो। जब हम छोटे थे तो मुझे शैलजा को यहाँ रखना पड़ा था। धीरे धीरे मेरे मन में ये ख्याल आने लगा, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम सब उसके साथ यहीं रह सकें? गोपाल, तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है, ज्योतिका ने कहा। हमारे अलावा किसी और से? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, असली दोष उस शक्ति का है। तुम सोचती हो मुझे मदद चाहिए? गोपाल ने कहा। नहीं, मैं अपने अस्तित्व के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में पूरी तरह साफ और तार्किक रूप से सोच रहा हूं। मुझे तुम्हें यह समझाने की ज़रूरत नहीं कि बाकी दुनिया कितनी गंदी और बेईमान है। वहाँ हमें हर समय ऐसे नियम दिए जाते हैं जिनका पालन करने की हमसे उम्मीद की जाती है, जबकि और लोग खुलेआम उन्हें तोड़ते हैं, अक्सर हमारी ही कीमत पर। दुनिया गंदी जगह है। हाँ, यह घर डरावना और ख़तरनाक हो सकता है। हमने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है, लेकिन कम से कम यहाँ नियम मायने रखते हैं। जब बाकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, हमेशा के लिए, सपनों में, साथ में। मुझे अभी तक ये पूरी तरह समझ नहीं आया कि ये पड़ोस कब और कैसे अपने आप खुलता और बंद होता है। जब इसे खाना चाहिए तब बाहर के लोगों को अंदर आने देता है और बाकी समय खुद को छुपा लेता है। लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जब तुम सब सोते हो, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूँ, और जिस दिन मैं बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार रहूंगा, तब तक मेरे पास इसका हल होगा, ताकि हम सब यहाँ हमेशा के लिए रह सकें, अमर होकर। शैलजा बड़ी हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उस संदूक में कभी सचमुच मरेगी।
घर के बारे में अभी और भी चीज़ें हैं जिन पर काम करना बाकी है, जैसे कि कभी कभी मिलने वाली आज़ादी। बारीकियां भरना एक बात है, लेकिन चौथी मंजिल के बॉलरूम से आती शैलजा की गाने की आवाज़, वो मैंने नहीं बनाई थी। और मुझे पता है कि ये हमारी बचपन की योजना में नहीं था, और बाद में भी मैंने इसे अपनी पेंसिल से नहीं जोड़ा था। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। गोपाल आगे और उदाहरण देने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। स्केचबुक ले आओ। मुझे समझने में 1-2 सेकंड लगे कि राक्षस ने मुझे पकड़ रखा है। तभी एहसास हुआ कि उसकी पकड़ ढीली हो गई है। राक्षस बोला, स्केचबुक में मेरे शरीर के चारों ओर जो लिखा था, उसमें यह नहीं लिखा था कि तुम्हें कितनी देर तक पकड़े रखना है। मैंने यह सोचने में समय बर्बाद नहीं किया कि किसी राक्षस पर भरोसा करूं या नहीं। अगर मुझे गोपाल को रोकना था तो सोचने का वक्त नहीं था। ये उन पलों में से एक था जब आप थकान से चूर होते हैं, लेकिन अचानक भीतर से वो ताकत निकल आती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे पकड़ लिया। दौड़ने के नियम को तोड़ते हुए मैं जितनी तेज हो सकता था आगे बढ़ा। कूदने के नियम में तो कोई रोक नहीं थी। गोपाल ने मुझे देख लिया था और अपनी स्केचबुक में तेजी से कुछ ड्रॉ कर रहा था, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे था। मैंने झपट कर उसके हाथ से पेंसिल छीन ली, जबकि वह अभी भी चित्र बना रहा था। पेंसिल को मैंने तुरंत अपनी जेब में डाल लिया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। इतना जोर से जितना मैं थका होने के बावजूद सोच भी नहीं सकता था। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसके ढीले पड़े हाथों से स्केचबुक खींच ली। पता नहीं वो मुक्के से बेहोश हुआ था या प्रतीक के अगले वार ने उसे निढाल कर दिया। प्रतीक उस पर टूट पड़ा और वार करने लगा। प्रतीक, रुक जाओ, ज्योतिका ने कहा। मुझे कोशिश करने दो, मैं उठ नहीं पा रहा, प्रतीक ने हाँफते हुए कहा। मैंने इधर उधर देखा। फ्रैंकस्टीन जैसी चीज, राक्षस और बटलर सब गायब थे। शायद वो उसी रास्ते से चले गए थे जिस अटारी वाले छोटे कमरे से आए थे, या फिर पजल रूम से लिफ्ट बने रास्ते से। दोस्तों, मैंने कहा, हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। क्यों नहीं? प्रतीक ने गुर्राते हुए कहा। उसने शैलजा की जान ले ली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शैलजा अभी जिंदा है, मैंने जवाब दिया, और हमें अब भी उसकी मदद करनी होगी। हाँ, ज्योतिका ने हामी भरी। गोपाल को मारने से बेहतर यही है। मैंने प्रतीक को खड़ा किया। गोपाल बेहोश लग रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। ज्योतिका ने गहरी सांस ली। हम उसे शैलजा के अपहरण के लिए पुलिस को कैसे सौंपेंगे? जैसे ही उसे लिखने को कुछ मिला, हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। और अगर पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश की तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। अपहरण पर तो शायद मान लें, लेकिन बाकी पर नहीं। हमें उन्हें ये घर दिखाना होगा, मैंने कहा। तब तक मेरा मानना है कि गोपाल को यहीं रहना चाहिए, वहीं जहां शैलजा है। मुझे लगता है यह घर उस संदूक में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है जिसमें वह रहती है, शायद। चलो, शैलजा को ले चलते हैं, ज्योतिका बोली। हमने संदूक खोला। शैलजा की आंखें फिर से बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई यंत्र या रसायन हो, जो संदूक बंद होते ही वहां मौजूद हर किसी को गहरी नींद में सुला देता है। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो ऐसा लगा जैसे उसने जिंदगी में दूसरा चमत्कार देख लिया हो। शैलजा, मैंने कहा। हम तुम्हारे लिए यहां हैं, प्रतीक ने कहा। हम तुम्हें जाने देंगे, शैलजा, ज्योतिका ने कहा।
मुझे नहीं पता तुम्हें क्या याद है, लेकिन गोपाल, क्या वह यहाँ है? शैलजा ने धीमी आवाज में पूछा। उसका चेहरा बहुत फीका पड़ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह गोपाल का नाम सुनकर हुआ था या उसकी हालत की वजह से। वह बेहद कमजोर लग रही थी। शायद इतने समय तक उस खजाने के संदूक में रहने से उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ गई थीं। और मुझे तो यह भी शक था कि घर उसे कितना अच्छा खाना पानी दे रहा था। गोपाल बेहोश है, मैंने कहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम में से किसी ने भी गोपाल की तरफ देखा तक नहीं था। मैंने पलट कर देखा, वह वहीं पड़ा था, अब भी बेहोश। भगवान का शुक्र है, हमने शैलजा को बाहर निकालने में जल्दी और सावधानी बरती। फिर गोपाल को उसी संदूक में डाल दिया जिसमें पहले शैलजा थी, बिना किसी नरमी के। हमने ताला लगा दिया। हम में से कोई भी यह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि वह जागे और फिर से पेंसिल या स्केचबुक हाथ में ले ले। गोपाल के हाथ में जो स्केचबुक थी, मैंने उसे अपनी कमरबंद में खोंस लिया, जैसे गोपाल ने किया था जब हम घर के सबसे अजीब हिस्सों से गुजर रहे थे। मैंने शैलजा को उठाया। वह बहुत हल्की थी और ज्योतिका ने प्रतीक को सहारा दिया। हम पहेली वाले कमरे में लौट आए। मेज के कोने से मोबाइल निकाला और तार से अलग किया तो बत्ती फिर से बुझ गई। कमरा वापस 5वीं मंजिल पर आ गया। हमें ब्लेड वाले जाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वापसी पर वह चालू नहीं होता। हमने हीरो द यूनिकॉर्न के साथ कुछ देर गुजारी। शैलजा ने मेरी बाहों से हाथ हटाकर उसे सहलाया। उसने कहा कि हमें यूनिकॉर्न को घर से बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ का नहीं है, असल में कभी था ही नहीं। हमने बताया कि हम पहले ही ऐसा सोच चुके हैं। मैंने वादा किया कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन पहले हमें शैलजा और प्रतीक को अस्पताल ले जाना था और फिर घोड़े के लिए कोई ट्रॉली लानी थी। उसे कार में बिठाना मुमकिन नहीं था। जब मैं शैलजा को सीढ़ियों से नीचे उतार रहा था और ज्योतिका प्रतीक की मदद कर रही थी, शैलजा बेहद हल्की लग रही थी। वह थकी हुई थी, जैसे हम सब थे, लेकिन उसमें फिर से सोने की कोई चाह नहीं थी, और मैं उसे दोष भी नहीं देता। सामने के दरवाजे के पास वाले छोटे कमरे से हमने अपने बाकी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान उठाया। हम चारों उस भूतिया घर से बाहर निकल आए, वहीं से जहां बचपन में हमने इसे बनाया था। अब शैलजा हमारे साथ थी और उसकी जगह गोपाल अंदर रह गया था। सुबह के 5 बज रहे थे। हमें उस घर में गए हुए 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। हम जिस कार में आए थे, उसी में बैठकर सीधे नज़दीकी अस्पताल पहुंच गए। शैलजा और प्रतीक को भर्ती कराते समय हमने डॉक्टरों से बस इतना कहा कि वे एक अपहरण और उसमें लगाए गए कुछ जाल का शिकार हुए हैं। ये पूरी तरह झूठ नहीं था। असल में बात कुछ वैसी ही थी। इस घटना के कुछ समय बाद प्रतीक की कुछ पसलियां टूटी थीं, लेकिन अब वो जुड़ रही थीं। बाकी चोटें सिर्फ मांसपेशियों की थीं, जो और जल्दी ठीक हो गईं। वह तो अस्पताल से काफी पहले छुट्टी पा चुका है। शैलजा की हालत अलग थी। जितना हमें पता है, वह उस घर में 10 साल से ज्यादा समय तक लेटी रही और गहरी नींद में थी। उसका शरीर वैसा हो गया था जैसे किसी लंबे समय से कोमा में पड़े इंसान का होता है। मांसपेशियां और हड्डियां बेहद कमजोर और दुर्बल। अब उसे लगातार डॉक्टर और फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। हमें नहीं मालूम कि वो कभी पूरी तरह ठीक हो पाएगी,
या फिर से चल पाएगी या नहीं। हम में से कोई ना कोई हमेशा उससे मिलने जाता है। हम उसे बताते हैं कि वो किन चीज़ों से वंचित रह गई जब वो सोती रही। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे असल में वो ही हमसे मिलने आती है, हमारी चिंता कम करने, हमें हंसाने। वो अंधेरे से अंधेरे पल में भी हल्कापन ढूंढ लेती है, जैसे उसने एक बार भूतिया घर का आइडिया सोचा था। शायद हमें अपार्टमेंट में कैद रहने के बाद खुश करने के लिए। अफसोस कि उसके भागने का यही विचार गोपाल की सोच और उसकी ताकत से टकरा गया। शायद किसी हद तक अच्छा ही हुआ कि वो इन सालों में सोती रही, बजाय इसके कि ताबूत जैसे संदूक में जागकर सब देखती। पुलिस के लिए मामला मुश्किल था। हम अब उस मोहल्ले का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे जहां वो घर था। ज्योतिका और मैंने जीपीएस पर लोकेशन भी सेव की थी, ताकि शैलजा और प्रतीक को छोड़ने के बाद सीधा वापस जाकर जांच कर सकें। हमें सबसे ज्यादा डर था कि कोई और वहां चला न जाए और उस घर में घुसने की कोशिश न करे। हमें लगता था कि गोपाल ने रास्ता खुला छोड़ दिया था, वरना हम खुद वहां से बाहर कैसे आते। लेकिन जब हम लौटे तो मोहल्ला गायब था। वहां बस घना जंगल था। हमने जंगल को खंगाल डाला, मगर वो घर दोबारा नहीं मिला। अब बिना किसी सबूत के पुलिस को हम क्या बता सकते हैं? हम चारों ने मिलकर तय किया कि इस बीच हम अपनी कहानी क्या बताएंगे। हमने सोचा कि अगर शैलजा हमारी ही कहानी सुनाएगी तो लोग यह नहीं मानेंगे कि उसके इतने सालों तक गायब रहने में हमारा कोई हाथ था। लेकिन अब लगता है कि लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। हमारी कहानियां भले ही मिलती जुलती हों, पर वे बहुत अधूरी और अस्पष्ट हैं। इसके अलावा गोपाल का मामला भी है, जो उस घर से अचानक गायब हो गया। हम अधिकारियों और शैलजा के परिवार वालों को यही बता रहे हैं। हमें, ज्योतिका, प्रतीक, गोपाल और मुझे डाक से एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें एक घर तक जाने का रास्ता लिखा था और कहा गया था कि हमारी बचपन की दोस्त शैलजा वहां मिलेगी। चिट्ठी में यह भी लिखा था कि हमें अपनी अपनी चिट्ठी घर ले जाकर चिमनी में जलानी होगी, तभी हम शैलजा से मिल पाएंगे और हमें अकेले आना होगा। हम सोचते हैं कि यह उन्हीं बातों जैसा है जो हम जाने से पहले दूसरों को बताते थे। हमने चिट्ठी में दिए निर्देशों का पालन किया और कदम दर कदम एक घर तक पहुंचे। हमें लगा कि कोई हमें आगे की शर्तें बताएगा, वरना शायद हमें मारने की कोशिश करेगा। लेकिन चिट्ठी जलाने के बाद भी कोई नहीं आया, तो हमने घर की तलाशी लेने का निश्चय किया। वहां हमें कई जाल मिले, जिनसे हम घायल हो गए और हमें शैलजा बेहोश मिली। घर में रहते हुए ही गोपाल गायब हो गया। हम किसी समय अलग हो गए थे और हमें नहीं पता वह कहाँ गया। हम अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमने उन्हें देखा ही नहीं। उस समय हमारा ध्यान बस शैलजा और प्रतीक को अस्पताल पहुंचाने पर था। इसीलिए हमने घर का सही पता याद नहीं रखा। हमारा जीपीएस भी घर का लोकेशन सेव नहीं कर रहा था, क्योंकि हम तो बस चिट्ठी में दिए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। पुलिस को यही कहानी बता रहे हैं। इसमें कुछ सच है, कुछ झूठ और कुछ गलतियां भी। हमें उम्मीद है कि जब तक हम उस घर तक वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते और पुलिस को साथ नहीं ले जाते, ये कहानी काम आ जाएगी, वरना वे हम पर यकीन नहीं करेंगे। हमने अपने गुप्त कैमरे उस जगह पर लगा दिए जहां मोहल्ले से होकर जाने वाली सड़क होनी चाहिए थी। वहां हमें गोपाल के भी कुछ कैमरे मिले, जिन्हें हमने हटा दिया। हालांकि वह लोगों को उस मोहल्ले में लाने की कोशिश कर रहा था। हमें उम्मीद है
कि अगर रास्ता फिर से खुला तो हमें पता चल जाएगा। हमारे दिमाग में 4 बातें थीं। घर को खाना मिलने से रोकना, पुलिस को वहां ले जाना, गोपाल को पकड़वाना ताकि वे उसे ड्राइंग या लिखने की किसी चीज़ के पास न जाने दें, और उस यूनिकॉर्न को वहां से निकालना। हम चाहते थे कि पुलिस को बताने से पहले यूनिकॉर्न को बचा लें, क्योंकि हमें डर था कि अगर पुलिस को पता चला तो उसका क्या होगा। शायद हम गोपाल को कभी माफ न करें, और शायद हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर मानते हैं कि उसे शैलजा जैसा हाल नहीं झेलना चाहिए, भले ही उसने ऐसा काम किया है जिसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। प्रतीक कहता है, उसे सड़ने दो। मुझे यकीन नहीं कि घर का रास्ता कभी फिर खुलेगा या नहीं। हो सकता है घर ने खुद ही रास्ता बंद कर दिया हो, या फिर हो सकता है गोपाल ने पकड़े जाने से पहले कुछ ऐसा किया हो कि बाहर निकल तो सकते थे लेकिन वापस नहीं आ सकते थे। यह भी मुमकिन है कि वह किसी तरह उस बंद संदूक से निकल गया हो और खुद ही रास्ता बंद कर दिया हो। हम लगातार उन कैमरों को देख रहे हैं जो हमने उस जगह के पास लगाए हैं जहां पड़ोस होना चाहिए। अगर रास्ता कभी फिर खुला तो हम तैयार रहेंगे। लेकिन हाल ही में कुछ हुआ जिससे मुझे लगा कि उस घर और इलाके से निकलने वाले सिर्फ हम ही नहीं थे। 2 बातें हैं, अगर दूसरी को भी गिने तो। पहली घटना कुछ दिन पहले हुई। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसके पीछे जंगल है। पूरी गली के पीछे वही जंगल फैला है। मेरे घर के पिछवाड़े में अक्सर कई जानवर आते हैं, आवारा बिल्लियां, हिरण वगैरह। सुबह 3 बजे के बाद पिछवाड़े में जोर जोर की आवाज़ हुई तो मैंने सोचा कोई बड़ी बिल्ली होगी, खाना ढूंढ रही होगी। फिर लगा शायद हिरण है, क्योंकि आवाज़ भारी थी। वह दरवाजे पर पंजे मारने लगा। मैं गैराज से एक रेक लेकर लौटा और दरवाज़ा खोला। वह हीरो था, यूनिकॉर्न, लेकिन अब वह सड़ चुका था, कीड़ों से भरा एक डरावना जीव। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा पता कैसे मिला। कुछ जानवरों की ट्रैकिंग क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन वह तो कभी असल में मौजूद भी नहीं था। खैर, मैं उसे जल्दी से अंदर ले आया ताकि कोई पड़ोसी न देख ले। उसके हाल को देखकर मुझे गोपाल याद आ गया। उसका डर कि लोग उसे खतरा समझेंगे। शायद यह उस हैमस्टर से भी जुड़ा है जिसके बारे में वह हमेशा बात करता था। अगर दुनिया को गोपाल की असली ताकत का पता चल गया तो चाहे पहले उन्होंने उसके साथ जैसा भी किया हो, अब उसके किए काम और आगे जो वह कर सकता है, उसे जानने के बाद हालात और भी बुरे हो जाएंगे। क्या यह पागलपन है कि मैं उसके लिए बुरा भी महसूस करता हूं और उससे नफरत भी? लेकिन यूनिकॉर्न गोपाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर कर भी सकता हो तो। हाँ, उसने प्रतीक की कुछ पसलियां तोड़ दी थीं, लेकिन उसके लिए मैं ज्यादा घर और गोपाल को दोषी मानता हूं। शायद बेहतर माहौल में वो ऐसा ना करता। वैसे सोचने की बात है, क्या ये जीवित रहने की स्थिति है या मरे हुए जीव की बेजान हालत? मैंने अपना ट्रक और बाकी ज़रूरी चीज़ें गैराज से निकाल दी ताकि हीरो के लिए जगह बन सके। उसके पास अब थोड़ी घास है और घूमने की थोड़ी जगह भी, जब तक हम उसके लिए कोई बेहतर ठिकाना न ढूंढ लें। मैंने बाकी सबको बता दिया है कि वो मेरे घर आया है और फिलहाल गैराज में रह रहा है। प्रतीक और ज्योतिका तो पहले ही देखने आ चुके हैं। मुझे लगता है शैलजा की तबीयत ठीक होते ही वो यूनिकॉर्न को अपने पास रखना चाहेगी। शायद हम सब मिलकर पैसे और संसाधन जुटाएं और उसके रहने के लिए कोई एकांत ज़मीन खरीद लें। मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मरा हुआ यूनिकॉर्न आखिर खाता क्या है। जिंदा यूनिकॉर्न के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता।
क्योंकि जितना मुझे मालूम है वो कभी हुआ ही नहीं। मैं तरह तरह का घोड़े का खाना बनाकर देख चुका हूं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब बात दूसरी घटना की, और ये उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे आज तक पक्का नहीं कि जो मैंने देखा वो सच था या मेरी आंखें और दिमाग ने मुझे धोखा दिया। आज सुबह सुबह मैं घर के पिछवाड़े में नाश्ता कर रहा था, जैसा कि मुझे आदत है। मैं सोच रहा था कि अगली बार हीरो को क्या खिलाऊं, क्या उसे खिलौनों की ज़रूरत होगी। तभी मैंने पास के एक पेड़ के पत्ते अजीब ढंग से हिलते देखे। ऐसा लगा जैसे कुछ उन्हें हिला रहा हो, लेकिन साथ ही ये भी लग रहा था कि वहाँ कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? अदृश्य। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने एक आकृति देखी, लंबी, ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी, और उसकी रूपरेखा मुझे उसी तरह की किसी चीज़ की याद दिला रही थी। फिर चाहे वो हवा का झोंका था या कुछ और, वो आकृति धीरे धीरे पेड़ से दूर हट गई और मैं उसे देख नहीं पाया। मुझे याद नहीं कि उस वक्त हवा भी चल रही थी या नहीं। शायद बस हवा थी, या फिर मैं उस घर में हुए अनुभव के कारण अब भी डरा हुआ हूँ। मेरे दरवाजे पर यूनिकॉर्न का आना तो अलग बात है, लेकिन अगर उस घर के जीव यहाँ तक मेरा पीछा करने आ जाएं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे मन में उन जीवों के बारे में अभी भी कई सवाल हैं, और मैं ये सवाल गोपाल से तब पूछूंगा जब हम वापस जाकर उसे जगाएंगे। बहरहाल, इसने मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल डाल दिया है। अगर यूनिकॉर्न जैसी चीज़ें उस घर और उसके छिपे मोहल्ले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती हैं, तो हम भी वापस जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें जाना चाहिए? इस बीच हमारे पास गोपाल की मास्टर स्केचबुक है, हमारी पुरानी बचपन की स्केचबुक्स का मेल, जिसमें गोपाल ने अपनी अजीब कल्पना और खतरनाक बदलाव जोड़े हैं। ज्योतिका, प्रतीक, शैलजा और मैं इसे पढ़ते हुए रोज कुछ नया, कुछ भयावह पाते हैं। यह किताब उस घर में जाने से अलग है। वहाँ का माहौल इतना पागलपन भरा होता है कि दिमाग सोचने की बजाय बस बचने में लग जाता है। फिर भी यहाँ लिखी बातें हमें उन गलियों और दरवाज़ों की याद दिलाती हैं जिन्हें हमने खुद बनाया था, और जिन्हें घर ने अब अपने तरीके से बदल दिया था। हमें इसमें गोपाल का बनाया वह नक्शा मिला, जिसमें उसने पूरे मोहल्ले को इस तरह डिज़ाइन किया था कि घर हमेशा परछाइयों में छिपा रहे। हमने उस बंद रास्ते को मिटाने की कोशिश की जो हमें बाहर ले जा सकता था, पर कागज से स्याही गायब होते ही स्केचबुक के पन्नों पर वही रास्ता फिर उभर आया, जैसे वह मिटना ही नहीं चाहता हो। और फिर हमें मिला 8वां नियम, एक ऐसा नियम जिसका जिक्र गोपाल ने कभी नहीं किया। शायद यह उसकी आखिरी सुरक्षा थी अगर जीवों के साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो जाए। उसमें लिखा था, अगर 2 नियम एक साथ तोड़े जाएं, तो वे एक दूसरे को रद्द कर देंगे। प्रतीक सही था। गोपाल ने इसे बहुत आसान कहकर हमारी नज़रों से बचाने की कोशिश की थी। अब समझ आता है कि 5वीं पहेली में जब मैंने गलती से 2 नियम एक साथ तोड़ दिए थे, तो वो जीव अचानक मेरा पीछा क्यों छोड़ गए। लेकिन उस रात पार्लर में जो अजीब, धीमा, फुसफुसाहट भरा कर्मकांड उन्होंने किया था, उसकी वजह अब भी मेरे लिए एक रहस्य है। मुझे लगता है यह घर जीवित नहीं, बल्कि चक्र में फंसा हुआ है, जैसे किसी ने इसे समय के एक लूप में बंद कर दिया हो। यह चुपचाप इंतजार करता है हमारी अगली गलती का। हम अभी भी कैमरों से नज़र रख रहे हैं और मास्टर स्केचबुक के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन अगर घर ने सच में मोहल्ले के रास्तों पर काबू पा लिया है, तो शायद वह हमें वहीं रोके रखेगा, जब तक कि उसे भूख न लग जाए।